फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड सेकंड, जिसका फुल टाइटल था ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड सेकंड। जैसे शेक्सपियर ने 1595 में लिखा और 1597 में पब्लिश किया गया लंदन में। प्ले की सेटिंग इंग्लैंड और वेल्स में रखी गई है। ये शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है, जैसा कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर अपने प्लेस में राइमिंग वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने नॉन राइमिंग वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, राइमिंग वर्ड्स का कम यूज़ किया गया है। एक ही प्ले शेक्सपियर का ऐसा है। लेट अस डिस्कस द प्लॉट ऑफ द प्ले। इंग्लैंड में एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद, उसकी डेथ के बाद, रिचर्ड सेकंड राजा बनता है। रिचर्ड सेकंड आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड का एक असफल राजा था, बहुत ही बेकार राजा था, ज़िद्दी किस्म का, जो अपनी ज़िद के आगे किसी की नहीं सुनता था, किसी की एडवाइस नहीं लेता था। इस प्ले में उसी के डाउनफॉल की कहानी बताई गई है। प्ले शुरू होता है, हेनरी नाम का एक व्यक्ति है जो बाद में किंग हेनरी फोर्थ बनता है। वो किंग रिचर्ड सेकंड का कज़िन है हेनरी। वो एक आदमी जिसका नाम थॉमस मॉब्रे है, उससे उसका कुछ वाद विवाद हो रहा था, कुछ झगड़ा हो रहा था। हेनरी थॉमस मॉब्रे को ब्लेम करता है कि तुमने और रिचर्ड सेकंड ने मिलकर ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, जो रिचर्ड सेकंड का अंकल है, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर रिचर्ड सेकंड का अंकल है, उनकी हत्या की है। यानी हेनरी थॉमस मॉब्रे पर यह ब्लेम करता है। जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि हेनरी का पिता है, जॉन ऑफ गॉन्ट नाम याद रखेंगे, वो कहते हैं कि किंग रिचर्ड खुद इस मर्डर में शामिल है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा था, हेनरी और थॉमस मॉब्रे में। डचेस ऑफ ग्लॉस्टर, जो ग्लॉस्टर की पत्नी है जिनकी हत्या हुई है, डचेस ऑफ ग्लॉस्टर, वो जॉन ऑफ गॉन्ट जो हेनरी के पिता हैं, उनसे कहते हैं कि आपको किंग रिचर्ड सेकंड के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जॉन ऑफ गॉन्ट ने उसको कोई भी एक्शन लेने से, रिचर्ड सेकंड के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो राजा के विरुद्ध, किंग के विरुद्ध जो है वो जाना नहीं चाहता था। हेनरी और मॉब्रे, थॉमस मॉब्रे, दोनों में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला था, यानी मारपीट की नौबत आने वाली थी। तो उसी समय किंग रिचर्ड वहाँ आ जाता है और किंग रिचर्ड दोनों को झगड़ते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और दोनों को इंग्लैंड से निकाल देता है, यानी इनका देश निकाला हो जाता है, निकाल देता है। थॉमस मॉब्रे को लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम वो इंग्लैंड में नहीं आ सकता, लाइफ टाइम के लिए उसे निकाल दिया जाता है। हेनरी को 10 साल के लिए निकाला जाता है, लेकिन अब जैसा कि वो राजा का वो कज़िन था, इसलिए उसके उस देश निकाले को कम कर दिया जाता है। 6 साल के लिए उसे देश से निकाल दिया जाता है। दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच झगड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी। किंग रिचर्ड सेकंड ये डिसाइड करता है कि वो लड़ाई में जाएगा आयरलैंड के विरुद्ध और वो अपनी आर्मी को लीड करेगा। इसी बीच रिचर्ड के पास से खबर आती है कि जॉन ऑफ गॉन्ट, यानी हेनरी के पिता की तबीयत बहुत ही ख़राब है, वो मरने वाला है। रिचर्ड ने सोचा कि अब जॉन ऑफ गॉन्ट तो मर ही रहा है, तो क्यों ना उसकी सारी प्रॉपर्टी को, सारे पैसे को हड़प कर लिया जाए, क्योंकि हेनरी को तो देश से निकाल दिया गया था। अब उसकी प्रॉपर्टी जबकि जानी चाहिए थी हेनरी को विरासत के तौर पे, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने मन की करता, किसी की सुनता नहीं था। जबकि प्रॉपर्टी जो है वो जानी थी हेनरी को, लेकिन सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी रिचर्ड ने हड़प लिया, क्योंकि हेनरी को देश से निकाल दिया गया था। किंग रिचर्ड गॉन्ट के पास जाता है और गॉन्ट उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसको कोसता है और कहता है कि तुम इंग्लैंड के एक राजा नहीं हो, तुम एक राजा के तौर पे इंग्लैंड का एक फेलियर हो। बहुत ही गुस्सा होता है और कोसते हुए मर जाता है। पैसा सारा रिचर्ड ने ले लिया और रिचर्ड ने कहा कि वो इस पैसे को आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो युद्ध में लगाएगा। उसकी इस हरकत को देखकर जितने नोबल थे इंग्लैंड के, वो किंग रिचर्ड से बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर आज ऐसा जॉन ऑफ गॉन्ट के साथ हुआ तो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। अब
रिचर्ड सेकंड आयरलैंड चला जाता है, लड़ाई चल रही होती है, और इधर रिचर्ड सेकंड आयरलैंड जाता है और हेनरी इंग्लैंड वापस आ जाता है, जबकि उसे देश से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो वापस आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को लेने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि रिचर्ड कौन होता है उसके पैसे को लेने वाला, क्योंकि मिलना उसे चाहिए। अब जैसा कि बहुत से नोबल रिचर्ड के ख़िलाफ़ पहले ही हो गए थे, हेनरी के बाद जब हेनरी इंग्लैंड आ गया तो वो हेनरी का हक दिलवाने के लिए हेनरी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब हेनरी और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो नॉबल जो हैं वो उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अब हेनरी की पावर जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनके रास्ते में सिर्फ़ एक आदमी था, एक ड्यूक था जो जिसको ड्यूक ऑफ यॉर्क कहा जाता है। वो हेनरी से सिंपैथी तो रखता था, लेकिन रिचर्ड के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता था, उसका भी वो करीबी था। लेकिन अंत में हेनरी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ड्यूक ऑफ यॉर्क भी उसे रोक ना पाया। अब लोगों को ये लगने लगा कि हेनरी राजा बनेगा, और अगर रिचर्ड यहाँ आया तो रिचर्ड का बुरा हाल होगा, उसकी गद्दी भी खतरे में है। लोगों को अब ये बात समझ में आने लगी थी। हेनरी की ताकत बढ़ने के साथ ही रिचर्ड सेकंड जब इंग्लैंड वापस आता है तो वो उसको लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो हेनरी से मिल चुके थे और उसको अपनी गद्दी खतरे में लग रही थी, लेकिन वो एक आर्मी लेकर, अपनी आर्मी को लेकर किले की तरफ बढ़ता है जहां हेनरी अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर खड़ा हुआ था। अब रिचर्ड के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे हेनरी से समझौता करना पड़ा। उसने हेनरी की प्रॉपर्टी जो ली थी उसको वापस कर दिया, और उसे 6 साल के लिए जो इंग्लैंड से निकाला था उस आदेश को भी वो वापस ले लेता है। अब सभी लोग जो थे वो लंदन वापस आ जाते हैं, लेकिन अब सबको ये विश्वास हो गया, सबको ये लगने लगा कि रिचर्ड ज़्यादा दिन राजा नहीं रहेगा। लंदन आते ही हेनरी ने जो सबसे पहला काम किया वो ग्लॉस्टर का जो मर्डर हुआ था उसकी उसने जांच शुरू करवा दी। लेकिन इसी बीच ड्यूक ऑफ यॉर्क आता है और वो हेनरी से कहता है कि रिचर्ड अब खुद ही राजा नहीं रहना चाहता, वो अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हेनरी जो है वो राजा बनने की तैयारी शुरू कर देता है। तभी एक पादरी आता है, बिशप ऑफ कार्लाइन। उसने हेनरी से कहा कि तुम्हें राजा नहीं बनना चाहिए, तुम राजा नहीं बन सकते, और अगर तुम राजा बन गए तो इंग्लैंड में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन हेनरी ने उसको गिरफ़्तार करवा लिया, उसे जेल में डलवा दिया। उसके बाद किंग रिचर्ड आता है हेनरी के पास। उसने हेनरी के सामने अपनी गद्दी त्याग दी, अपना क्राउन उतार दिया और कहा कि वो राजा नहीं रहना चाहता। अब हेनरी राजा बन गया, वो हेनरी से किंग हेनरी फोर्थ बन चुका था और रिचर्ड को जेल में डाल दिया जाता है। अब ड्यूक ऑफ यॉर्क, उसका एक बेटा है जो हेनरी के ख़िलाफ़ साजिश रच रहा था। जब ड्यूक ऑफ यॉर्क को ये बात पता चली कि उसका अपना लड़का जो है वो हेनरी के ख़िलाफ़, उसे रिचर्ड के लिए दुख तो था, लेकिन वो अब चूँकि हेनरी राजा बन चुका था तो वो हेनरी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता था। अब जब उसे पता चला कि उसका अपना लड़का जो है उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है तो वो हेनरी के पास आता है और हेनरी को सारी बात बता देता है और कहता है कि वो उसके लड़के को माफ़ कर दे, उसके लड़के पर दया करे। अब हेनरी ने ड्यूक के बेटे को तो माफ़ कर दिया, लेकिन हेनरी के ख़िलाफ़ और जो लोग साजिश कर रहे थे उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और हेनरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आता है, एक्सटन नाम का, जो कहता है कि किंग हेनरी चाहते हैं कि जेल में रिचर्ड सेकंड की, राजा की जो अब जेल में है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और एक्सटन खुद ये जिम्मेदारी ले लेता है। असल में उसका इरादा ये था कि वो जेल में जाकर रिचर्ड का काम तमाम कर दे, और वैसा ही हुआ। एक्सटन कुछ हत्यारों के साथ जेल में जाता है और रिचर्ड का काम तमाम कर देता है। बाकी जो लोगों ने हेनरी के ख़िलाफ़ साजिश की थी उनको भी पनिश किया गया, पनिश करने के बाद में छोड़ दिया जाता है। अब एक्सटन रिचर्ड की डेड बॉडी को लेकर दरबार में आता है, लेकिन हेनरी ने कहा कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, वो इस पाप से बचना चाहता था। और लास्ट में वो पादरी जिसने भविष्यवाणी की थी कि इंग्लैंड में सिविल वार होगा, उसको भी माफ़ कर दिया जाता है और इसी के साथ ये प्ले यहीं पे समाप्त हो जाता है।